नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जैन नेगी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड एलटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह सीरीज़ आपके लिए है। दोस्तों, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इन दो महत्वपूर्ण एग्जाम को ध्यान में रखकर ही हमारे द्वारा यह सीरीज चलाई गई है, जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने रियल एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप उनको जरूर देखिए। उन वीडियोज़ का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों, आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और इस पर बेस्ड हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा में आ चुके हैं। इसके अलावा एलटी परीक्षा में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आए हैं उनको हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है द लोकस रिप्रेजेंटेड बाय मॉड z माइनस वन बराबर मॉड z प्लस आई इज। आपको इसका लोकस निकालना है। कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं दोस्तों। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीजीटी परीक्षा 2002 में आया हुआ। देखिए इसको कैसे करेंगे। लेट मैं z बराबर x प्लस आई वाई मान लेता हूँ, ठीक है, जहां x उसका रियल पार्ट है, y इसका क्या है, इमेजनरी पार्ट है, ठीक है। तो यहां पर से दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, x प्लस आई वाई माइनस वन का मॉड, कहने का मतलब मुझे इसकी वैल्यू यहां रख देनी है, ठीक है। और ये हो जाएगा भाई x प्लस आई वाई प्लस आई, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहां से दोस्तों क्या होगा, मैं एक काम करता हूँ, रियल पार्ट को एक साथ लिख लेता हूँ और आई वाले पार्ट्स को एक साथ लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी मैं वही करूँगा, रियल पार्ट को एक संग और आई वाले पार्ट्स को एक संग, ठीक है। अब आपको पता होगा दोस्तों, मॉड x प्लस आई वाई क्या होता है दोस्तों, ये होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले का हम उपयोग करने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, अब x की जगह पर है x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। ओके, अब आप स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, तो इट विल गिव अस x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यहाँ पर ये प्लस वन होगा, ठीक है, ये प्लस वन होगा, तो ये हो जाएगा भाई वाई प्लस वन का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप इसको खोलिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस टू वाई। ओके, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें दोस्तों क्या मिलेगा, देखिए एक चीज़ और है कि वन से वन भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इट विल गिव अस बाई टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू जीरो। सो इट सिंपली मीन्स दैट x प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो आपकी ये दोस्तों क्या मिली हमें, एक स्ट्रेट लाइन मिली। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू ऑरिजन, जो ऑरिजन से दोस्तों पास होती है। तो यानी कि आपका इसका जो लोकस है वो आपका एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो कि ऑरिजन से पास होती है। तो आप इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये ना कोई सर्किल है, ना एलिप्स है, ना ही सर्किल है। लाइन ज्वाइनिंग 1,0, 0,1 एज अ डायमीटर, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आप देख सकते हैं y बराबर माइनस एक्स इज अ लाइन, एक्चुअली इट्स दिस लाइन, ठीक है ना। y इक्वल्स टू माइनस एक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इक्वल्स टू एक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअली दोस्तों ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें आपका जो ये ओरिजिन से पास होती है, ठीक है ना। तो ये कोई भी इंटरसेप्ट नहीं बनाएगी, तो ये ओरिजिन से पास होगी। तो इस तरह से दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका सी वाला, इसका राइट आंसर है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू है टू कॉस थीटा, देन आपको x की पावर n प्लस वन अपॉन एक्स की पावर n की वैल्यू निकालनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पर बेस्ड है। और पीजीटी परीक्षा 2011 और टीजीटी परीक्षा 2011 में आ रखा, तो इससे पता लग जाता है कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और वैसे भी ये कई एग्जाम्स में आ चुका है। तो कैसे करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को, सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो भाई x की वैल्यू कैसे निकलेगी, भाई x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर तो दे रखा भाई टू कॉस थीटा। तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई टू कॉस थीटा, ठीक है। एंड एक्स स्क्वायर, देखिए मैं काम करता हूं माइनस टू एक्स कॉस थीटा प्लस वन बराबर जीरो। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या कर दिया, इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब मुझे इसके रूट्स निकालने हैं। रूट क्या होते हैं दोस्तों, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
ठीक है भाई, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो यहाँ पर से आप अगर देखें x इक्वल्स टू हो जाएगा भाई माइनस बी दैट इज 2 cos थीटा, वो भी माइनस में, तो ये हो जाएगा भाई 2 cos थीटा, ओके, एंड प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज अगेन 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4ac यानी दैट इज 4 अपॉन में क्या हो जाएगा भाई ट्वाइस ऑफ 1, ठीक है। सो x इक्वल्स टू 2 cos थीटा, नाउ वी कैन सी दैट अगर हम यहाँ पर से 4 कॉमन ले ले तो इट विल बिकम cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो कुछ नहीं होता, लेकिन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जरूर होता है। क्या होता है दोस्तों? साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका एक कॉम्प्लेक्स रूट आने वाला है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो इट विल बिकम दोस्तों 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा दैट इज साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये बन जाएगा भाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और देखिए 2 से यहाँ पर ये सब इसको भी काट दीजिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों x इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस माइनस दैट इज आई साइन थीटा। देखिए कितना सिंपल हो गया। अब आपके लिए बहुत सिंपल हो गया भाई। आई आपको पता है जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 दैट इज होता है आई। तो यहाँ पर से दोस्तों हमारे पास एक x बराबर आपका आया है भाई कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से दोस्तों हमारे पास दो रूट आए, एक तो आया भाई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा एंड दूसरा आया भाई कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक है। तो लेट मैं एक रूट एक बार ये मान लूंगा, फिर दूसरी बार ये देख लेंगे। चलो कोई बात नहीं, हमें तो मतलब है ना भाई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है येलर फॉर्म, ई की पावर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। या तो आप येलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, अगर नहीं भी करते कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद डी मोइर थ्योरम लगा दो। अगर आप डी मोइर थ्योरम नहीं लगाना चाहते डायरेक्टली आप येलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा भाई ई की पावर आई थीटा आपका इसका आ गया रूट, आपको वैल्यू निकालनी है x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर n की वैल्यू निकालनी है। तो x की पावर n यानी हो जाएगा भाई e की पावर आई थीटा की पावर n प्लस 1 अपॉन e की पावर आई थीटा की पावर n, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा भाई e की पावर n आई थीटा प्लस e की पावर माइनस n आई थीटा, ठीक है भाई। अब e की पावर आई एन थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये होता है भाई कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, और ये हो जाता है भाई कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। तो यहाँ से दोनों कट जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ कॉस एन थीटा। कितना ही सिंपल है, ठीक है। आप चाहते तो ई की पावर आई थीटा में इसको ना कन्वर्ट करते, उसके बाद यहाँ पर आप कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर एन लिख देते, तो क्या हो जाता कॉस एन थीटा प्लस आई साइन थीटा फ्रॉम डी मोइर थ्योरम। लेकिन मेरे को ईलर फॉर्म ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैं ईलर फॉर्म की मदद से करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बहुत ईजी है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 cos n थीटा। और आप एक काम करिएगा, अगर आप e की पावर माइनस आई थीटा भी अगर इसमें रखेंगे तो भी दोस्तों वही आपका इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या हमने सीखने को मिला। सीखने को ये दोस्तों मिला, क्योंकि अब देखिए मेरे को तो आपको निकालना था बता के कि भाई x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर 2 cos थीटा है तो इसका मतलब है कि x की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आप एग्जाम की दृष्टि से आप क्या याद करेंगे? आप ऐसे याद करेंगे कि भाई x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 cos थीटा है। तो 2 cos थीटा कब होता है दोस्तों? जब आपका ये होगा e की पावर आई थीटा और ये होगा e की पावर माइनस आई थीटा। ये भी तो होता है e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा बराबर 2 cos थीटा होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए जैसे कि हमें पता है भाई कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो यही तो होता है e की पावर आई थीटा e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। तो भाई यहाँ से 2 cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा e की पावर आई थीटा प्लस 1 अपॉन e की पावर आई थीटा। और अगर आप कंपेयर करें तो ये है x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो x बराबर ये रहा होगा। तो सिंपली आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे कि भाई x की वैल्यू है e की पावर आई थीटा, तो भाई x की पावर n की क्या हो जाएगी e की पावर एन आई थीटा। तो x की पावर 1 अपॉन एक्स की पावर n की वैल्यू क्या हो जाएगी e की पावर माइनस एन आई थीटा। और फिर आप इसका सम कर देंगे तो सम करके इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 2 cos n थीटा। तो इस तरीके से दोस्तों हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। मैंने आपको बस एक सिंपल जो क्लासिकल मेथड है वो बताई, लेकिन एग्जाम में मैं इसको क्वेश्चन को इसी अप्रोच से करूंगा और आपको ये अप्रोच आनी चाहिए जैसे कि हमने आपको बताई है, ठीक है। ऐसी जैसे एक सपोज करो यहाँ पर कभी ऐसा भी हो सकता है। देखिए क्वेश्चन ऐसा हो सकता था, देखिए क्या होता, मैं आपको एक दूसरा बताता हूँ। जैसे सपोज करो कि भाई x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर हो सकता था कि भाई 2 आई साइन थीटा दिया होता, ठीक है। अब
हम जानते हैं कि भाई जो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन ट्वाइस ऑफ आई होता है। तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर मैं ट्वाइस ऑफ आई साइन थीटा लिखूंगा तो भाई ये क्या हो जाएगा, ई की पावर आई थीटा माइनस 1 अपॉन ई की पावर आई थीटा। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो भाई एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू ई की पावर आई थीटा। तो ऐसे करके दोस्तों हम इस अप्रोच से करेंगे तो हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत एक अच्छा टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और आप उसको बहुत जल्दी से कर सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन फॉर्म बाय कॉम्प्लेक्स नंबर जेड आई जेड एंड जेड प्लस आई जेड इज। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी परीक्षा 2002 और टीजीटी परीक्षा 2003 में आ रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए किस तरीके से करेंगे आप, आपसे कह रहा है कि भाई आपको उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जो कि जेड आई जेड और जेड प्लस आई जेड से बनता है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे दोस्तों, आपके सामने मैं यहाँ पर एक एक्सिस ये रिप्रेजेंट कर रखी है। ठीक है, ये आपकी देखिए एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है, अब लेट सपोज करो यहाँ पर कहीं पर आपका z रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम दोस्तों इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑफ कोर्स z को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये आपका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भाई आई जेड का मतलब क्या है दोस्तों, आई का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको येलर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ, ई की पावर आई पाई बाई टू ना। ई की पावर आई पाई बाई टू क्या होता है भाई, कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू। ठीक है, यानी कॉस 90 प्लस आई साइन 90 को, कॉस 90 तो 0 हो जाता है, साइन 90 1 होता है, तो आई बच जाएगा। तो यानी कि ये लिखा जा सकता है जेड ई की पावर आई पाई बाई टू। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जेड ई की पावर आई पाई बाई टू का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जब जेड को हम 90 डिग्री रोटेट कर देंगे, यानी कि अगर ये जेड है इसको मैं 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना है 90 डिग्री है ना, तो जेड को मैं जब 90 डिग्री रोटेट कर दूंगा तो मुझे आई जेड मिल जाएगा। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अगर ये ई की पावर माइनस आई पाई बाई टू होता तो मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करता, कौन से, देखिए एक होता है ई की पावर माइनस आई पाई बाई टू, एक होता है ई की पावर आई पाई बाई टू। तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करना पड़ेगा, यानी ऊपर की ओर को, वरना मुझे क्या कहाँ की ओर को रोटेट करना पड़ता है, नीचे की ओर को। ठीक है, आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा कि अगर ये जेड है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री यहाँ से रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा आई जेड। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को किया जाता है। और अब देखिए अगर ये जेड है तो ये आपका, मैंने क्या बोला, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये ऑफ कोर्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, आई जेड को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जेड है। अब आपके सामने दोस्तों ये क्या है, आपके पास एक ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल को जब हम इसको पूरा करेंगे तो भाई वेक्टर लॉ से क्या हो जाएगा भाई, एक बंदा ओ से ए पे गया, ए से बी पर गया, एक्चुअली वो कहाँ को गया, ओ से बी गया ना। तो भाई एक्चुअली क्या है, जेड प्लस आई जेड, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, जेड प्लस आई जेड को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि हमसे बोल रखा है कि भाई जेड आई जेड और जेड प्लस आई जेड। तो इसका मतलब यही हमारा ट्राइंगल है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये हमारा ट्राइंगल है। तो ये कैसा ट्राइंगल है दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, क्या होता है भाई, हाफ बेस इनटू हाइट। तो भाई हाफ बेस इनटू हाइट से क्या हो जाएगा बताइए, चलो पहले मैं इसको हटा देता हूँ, इस वाले पार्ट को पूरा हटाइए। चलिए ठीक, तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ, देखिए ओ ए यानी इसका मॉड इनटू ए बी का मॉड है ना। तो भाई क्या हो जाएगा इसका, ये इसका हो जाएगा एरिया। एरिया क्या होता है भाई, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक, तो हाफ बेस कितना है, मॉड जेड और प्लस इनटू मॉड ऑफ आई जेड, यही तो इसका एरिया होगा। तो यहाँ से दोस्तों आई का मॉड तो ऑफ कोर्स क्या आता है, वो भी 1 आता है। तो ये हो जाएगा भाई मॉड जेड स्क्वायर। तो मॉड जेड स्क्वायर हाफ में ये इसका राइट आंसर है। तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि देखिए अगर हम इसको जेड से रिप्रेजेंट करेंगे तो जेड को जब मैं 90 डिग्री दोस्तों रोटेट कर दूंगा एंटी क्लॉकवाइज तो वो आई जेड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर माइनस आई जेड होता तो क्या करते, इसको हम 90 डिग्री नीचे की ओर को यानी क्लॉकवाइज क्या करते, रोटेट कर देते। इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर से ये भाई z है, ये आई जेड है, तो ऑफकोर्स ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अगर ये z है ये आपका आई जेड है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑफकोर्स z प्लस आई जेड को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि हम तो दोस्तों जानते हैं ना ये आपका वेक्टर एडिशन है, ट्राइंगल लॉ को फॉलो करता है ना। तो भाई यहाँ से इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो ये हो गया भाई बेस और ये हो गया भाई बेस और ये हो गई हाइट। तो हाफ बेस इंटू हाइट, बस।
इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आर्गुमेंट ऑफ z, जहां पर आपका z लेस देन 0 है, देन आर्गुमेंट ऑफ माइनस z माइनस आर्गुमेंट ऑफ z इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर z लेस देन 0 की बजाय पे वैसे उन्होंने गलत दे रखा है, यहाँ पर होना चाहिए कि z आपका क्या करता है, थर्ड क्वाड्रेंट पर लाई करता है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है कि z बराबर आपका क्या होगा भाई, माइनस एक्स माइनस आई वाई होगा। ठीक है, ये चीज को समझिए, z लेस देन 0 जैसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, एक्चुअली होता है क्या कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर को तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते ना, आपको कैसे पता कि भाई z की वैल्यू लेस देन 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर z की वैल्यू क्या है आपकी दोस्तों, माइनस में है। ये इनका कहने का मतलब है कि माइनस एक्स माइनस वाई, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो अब आप बताइए, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो चलिए मान लेते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पहले चलिए इसको थर्ड क्वाड्रेंट में मान लेते हैं। तो देखिए आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाता है, आर्गुमेंट ऑफ z बराबर हो जाता है दोस्तों माइनस पाई प्लस एल्फा। ठीक है, व्हाट इज अल्फा, अल्फा बराबर होता है टेन इनवर्स y अपॉन x। ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि भाई जो आर्गुमेंट ऑफ z होता है उसकी वैल्यू होती है माइनस पाई प्लस एल्फा। ठीक है, तो भाई यहाँ से आपको निकालना है आर्गुमेंट ऑफ माइनस z। अब आर्गुमेंट ऑफ माइनस z एक्चुअली क्या हो जाएगा, देखिए आप ये ऑलरेडी ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो जो माइनस z है वो क्या बन जाएगा भाई, x प्लस आई वाई, तो वो क्या बन जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट ऑफ z होता है वो एक्चुअली कितना होता है, अल्फा के बराबर होता है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है आर्गुमेंट ऑफ माइनस z माइनस आर्गुमेंट ऑफ z निकालना है। ठीक है ना, तो भाई इसका मतलब क्या है कि आपको निकालना है माइनस पाई प्लस एल्फा, सॉरी इसका मतलब आपको निकालना है, एक सेकेंड इसको मैं सही कर लूँ, इसका मतलब आपको दोस्तों निकालना है, इसका मतलब आपको दोस्तों निकालना है अल्फा माइनस माइनस पाई प्लस अल्फा। ठीक है, इज इट ओके, क्योंकि हमने आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड की वैल्यू है, आर्गुमेंट ऑफ एक सेकेंड, आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड की वैल्यू हमारी कितनी है दोस्तों, ये है आपकी अल्फा, और आर्गुमेंट ऑफ जेड की वैल्यू है माइनस पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, अल्फा प्लस पाई माइनस अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई आ जाएगी। ठीक है, तो ये है दोस्तों क्वेश्चन। तो आपका जो इसका राइट आंसर है वो कितना है, सी है। ठीक है, आप इसको इस तरह से समझिए कि भाई z बराबर अगर x प्लस आई वाई है, z बराबर x प्लस आई वाई है, तो ये आपका दोस्तों क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर ये x और y दोनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है तो जो इसका दोस्तों आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है वो टेन इनवर्स y अपॉन x के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि वो अल्फा के बराबर होता है। लेकिन अगर सपोज करो कि अगर ये माइनस ऑफ z हो जाए तो माइनस एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा, तो इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा दोस्तों वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस अल्फा हो जाता है। इसी तरह से अगर ये सपोज करो ये z बराबर अगर ऐसा हो जाए कि भाई एक्स माइनस एक्स प्लस आई वाई हो जाए, इसका मतलब यह है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये करेगा आपके दोस्तों सेकंड क्वाड्रेंट में लाई। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो जाता है वो आपका हो जाता है कितना, ये हो जाता है पाई माइनस अल्फा। ठीक है, ओके, और अगर आप इसको लेंगे z बराबर x माइनस आई वाई, तो ये हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर हो जाता है माइनस अल्फा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो हम ये माइनस पाई प्लस अल्फा ले रहे हैं, हम इसको दोस्तों ले रहे हैं, देखिए हम इसको ले रहे हैं क्लॉकवाइज। अगर आपसे एंटी क्लॉकवाइज लेने को कहेंगे तो भाई पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप दोस्तों ऑब्ट्यूज एंगल निकालना चाहते हैं, यहाँ से आपका क्या निकलेगा, एक्यूट एंगल निकलेगा, यहाँ से आपका क्या निकलेगा, ऑब्ट्यूज एंगल निकलेगा। ऑब्वियसली निकलेगा ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में होगा दोस्तों, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो भाई ऑफकोर्स सी बात है कि वो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल निकालने के लिए आप पाई प्लस अल्फा इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या था। अगर z अगर पॉजिटिव होता तो भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z बराबर पाई होता। ठीक, लेकिन यहाँ पर आपको z लेस देन 0 दे रखा तो भाई उल्टा हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर पाई हो जाएगा। और कैसे होगा मैंने आपको बता दिया है। ठीक, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो भाई अगर आप माइनस z करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। और अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z की बात करेंगे तो वो माइनस पाई प्लस अल्फा आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये समझना है इस कॉन्सेप्ट को, और ये बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, हम तो बस इसको देख के टिक करके आंसर कर देते हैं और आगे बढ़ लेते हैं ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओमेगा माइनस 1/2 प्लस आई रूट 3/2 देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अब ओमेगा क्या है, देखिए ओमेगा होता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, यानी कि ओमेगा का क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ओमेगा की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि हमने बोला कि भाई ओमेगा की पावर 3 बराबर 1 है, तो ओमेगा की साइकिल आपकी 3 है, तो इसका मतलब ये है कि भाई ओमेगा की पावर 4 क्या हो जाएगा भाई, ओमेगा का क्यूब प्लस 1
है ना, ओमेगा की पावर 3 + 1, तो एक्चुअली वो क्या हुआ, ओमेगा हुआ। ठीक है, तो 3 के जितने भी मल्टीपल होंगे यानी कि ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 9, ओमेगा की पावर 12 क्या हो जाएंगे, ये आपके अपने आप ही क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये 1 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन साथ में एक रिलेशन और भी है जिसको आपने ध्यान में रखना है, यानी कि 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, 0। अब हमें इन दो कंडीशंस का फायदा उठाना है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए आप इस मैट्रिक्स को, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करिए। क्या हो जाएगा भाई, 1 1 1, नाउ दिस इज 1, दिस इज 1। नाउ यहाँ पर से आप देखिए कि भाई 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा माइनस ओमेगा। सो अगर मैं माइनस इधर ले लूँ तो भाई ओमेगा बराबर हो जाएगा -1 - ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, ओमेगा लिख दूंगा। ठीक, ये तो हो गया भाई ओमेगा, ऐसे ये हो गया भाई ओमेगा स्क्वायर। अब आप इसको देखिए, ये तो ओमेगा स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला क्या, ओमेगा की पावर 4 है, इट इज़ ओमेगा की पावर 4। जैसे कि मैंने आपको बताया ये क्या होगा, ओमेगा होगा। ठीक है भाई, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हम एक काम करते हैं, देखिए अगर मैं एक ऑपरेशन यहाँ पर लगाऊं, जैसे कि मैं क्या लगा सकता हूँ दोस्तों, ऑपरेशन चाहे तो आप रो के रिस्पेक्ट में लगाइए, कॉलम के रिस्पेक्ट में लगाइए, तो मैं काम करता हूँ कॉलम के रिस्पेक्ट में लगाता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ, C1 में C2 + C3 को ऐड कर देता हूँ। ठीक है ना, यानी C1 + C2 + C3 कर देता हूँ। तो क्या होगा यहाँ से दोस्तों, ये हो जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा भाई 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, और ये तो ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, ये भी हो जाएगा 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस इज ऑल्सो ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा। ठीक है, अब आपको ऊपर बता रखा है भाई 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर तो 0 हो जाता है, तो यहाँ से ये हो जाएगा भाई 3 1 1, ये तो भाई 0 हो गया, 0 हो गया। थोड़ा हमारे लिए टास्क सिंपल हो गया। आप इसको डायरेक्टली भी खोल सकते थे, लेकिन दोस्तों अगर आप डायरेक्टली खोलेंगे थोड़ा आपको लंबा पड़ेगा, यहाँ पर से आपको शॉर्ट पड़ेगा। अब आप इस कॉलम फर्स्ट के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई ओमेगा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर - ओमेगा की पावर 4। ठीक है, तो भाई यहाँ से अगर आप इसको ओमेगा की पावर 4 है, ये ओमेगा स्क्वायर - ओमेगा की पावर 4, सो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, ओमेगा स्क्वायर - ओमेगा की पावर 4 एक्चुअली कितना होता है दोस्तों, ओमेगा होता है ना, जैसे कि अभी आपको बताया गया। तो भाई यहाँ से अगर ओमेगा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ओमेगा -1। तो ये इसका दोस्तों राइट आंसर है, 3 ओमेगा -1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और देखिए टीजीटी परीक्षा 2004 में आया हुआ है। और ओमेगा वाली टेक्निक तो बहुत अच्छी है, ओमेगा वाली टेक्निक कॉम्प्लेक्स नंबर में, और इसके अलावा येलर फॉर्म टेक्निक बहुत अच्छी टेक्निक्स है, इनकी मदद से आप कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत ईजिली सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन भी टीजीटी परीक्षा 1999 में आया हुआ है, यानी कि टीजीटी पीजीटी में इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब आपको जैसे कि मैंने आपको बताया भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप ग्रेटर और लेस की बात करें तो उसका स्वयं में कोई भी अस्तित्व नहीं है। कहने का मतलब है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से छोटा या बड़ा है, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दोस्तों वो आपका, इसीलिए उसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, उसको रियल और इमेजनरी पार्ट से बना हुआ है, तो आप उसको कह नहीं सकते कि ये नंबर इससे बड़ा है। ठीक है, क्योंकि वो 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट होता है। ठीक, कोई नंबर लाइन पे तो उसको रिप्रेजेंट हम कर नहीं सकते। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों क्योंकि वो उसका रियल और इमेजनरी पार्ट में बना हुआ है, तो आप उसको मैं ये नहीं बता सकते कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस नंबर से बड़ा होता है या किसी नंबर से छोटा होता है, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं होता। तो यहाँ पर देखा जाए तो सब गलत हैं। ठीक, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक, तो यहाँ पर देखा जाए तो भाई आपका जो मॉड है, अगर माना मॉड होता तब हम बात कर सकते हैं कि हाँ भाई मॉड Z1 इज ग्रेटर देन मॉड Z2, क्योंकि मॉड एक्चुअली जब इसका करेंगे तो ये रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। रियल नंबर में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तब आप इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो इसलिए आप ये रूल याद रखना कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप असेंडिंग नंबर और डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिख सकते हैं। हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक सेट है, वो सेट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आप उनको एक हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस में, या फिर आप उसको एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कॉम्प्लेक्स नंबर को आप नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। स्पेशली असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में दोस्तों आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर डी नन ऑफ दीज होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन दोस्तों आ जाते हैं, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप कहीं ना कहीं इसमें से भी कोई टिक मार सकते हो।
ठीक है, ज़्यादातर मैंने देखा है कई लोगों को कि ऐसे भी क्वेश्चन वो पूछते हैं कि सर ये इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन बड़ा है। ठीक, तो ये प्राइमरी नॉलेज है। देखो दोस्तों, आप कभी भी किसी भी एग्जाम को अंडर एस्टिमेट ना करें। ये ना सोचें कि भाई एलटी का एग्जाम है या अगर आपका यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है तो बस हाई लेवल का ही क्वेश्चन आएगा और बिल्कुल लो लेवल का क्वेश्चन नहीं होता। देखिए दोस्तों, आपके इसी तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं यही मेरिट बनाते हैं। हाई क्वेश्चंस में हो सकता है कि आप सभी लोग उसको ट्राई करें और वो ना हो। ठीक है, जितने आप बेसिक्स क्वेश्चन अच्छे करते हैं, जितने ज़्यादा आप कर पाते हैं, वही दोस्तों मेरिट बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके मतलब जो बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जो मतलब किसी को नहीं आया हो पूरे, तो वो क्या मेरिट बनाएगा? उसको तो सभी गलत करके आएंगे, वो कभी मेरिट नहीं बनाएगा। मेरिट हमेशा ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं जो कि बेसिक होते हैं, ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप सही टाइम के अंतर्गत कितने ज़्यादा सही करके आते हैं, यही मैथ्स में मेरिट बनाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर हार्ड क्वेश्चंस की ओर को जाते हैं। हमें भैया हार्ड क्वेश्चन चाहिए, हमें भैया कोई टोपोलॉजी पढ़ा दे ना, या फिर हमें क्या कहते हैं बीटा गामा चाहिए, और जो मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के क्वेश्चन चाहिए। चाहे हमें लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के क्वेश्चन ना आते हो, ठीक है, लेकिन हमें भैया बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चाहे हमारा इंटर और 10th की छोड़ो, हमें 9th की मैथ्स अच्छे से नहीं आती, लेकिन हमें भैया ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे को सबसे पहले बेसिक करना है। अगर हमारा दोस्तों बेसिक बहुत अच्छा है, अगर हमें 11th-12th की मैथ्स बहुत अच्छे से आती है, तो दोस्तों हम इम्प्रोवाइजेशन करके ग्रेजुएट लेवल की मैथ्स को भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। लेकिन अगर आप दोस्तों डायरेक्टली अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की मैथ्स पर जंप मारेंगे, तो भाई हो सकता है कि आपसे ना वो ग्रेजुएट लेवल की मैथ्स हो, ना ही आपसे वो इंटर लेवल के क्वेश्चंस हो। तो होना क्या है एग्जाम में फिर जो हमेशा से होता है। तो ऐसी तैयारी ना करें। सबसे पहले अपना बेसिक बहुत अच्छा बनाएं। जितना अच्छा आपका बेसिक होगा, उतना ही अच्छा आपका आगे का हम कह सकते हैं जो फाउंडेशन जितनी अच्छी होगी, उतनी अच्छी बिल्डिंग आपकी तैयार होगी। तो हमेशा यही करना चाहिए दोस्तों कि आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करें। ऐसा ना हो कि भाई भैया हमें तो भाई हायर लेवल ही पढ़ना है, मुझे बस बीएससी का पढ़ना है, बीएससी का पढ़ना है, बीएससी चिल्ला चिल्ला के दिमाग खराब कर रखा है। इससे बढ़िया आप सबसे पहले अपनी 11th-12th की मैथ्स सही करो। 11th-12th की मैथ्स के 4 क्वेश्चन दूंगा, उनको 4 क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी भैया हमें तो ग्रेजुएट चाहिए। ऐसे नहीं होता है दोस्तों। आपको स्टार्ट करनी पड़ती है बेसिक से। जब आपका बेसिक बहुत अच्छा हो जाए तब आप ऐसी बात करें तो अच्छा भी लगता है कि हाँ एक बंदे को नॉलेज चाहिए। जब आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा तो आप ऐसी बात ही नहीं करोगे। मैं तो सही बताऊं तो आप कभी भी ऐसा नहीं कहोगे सर हमें ग्रेजुएट का पढ़ा दो या उसका पढ़ा दो, उसका पढ़ा दो। आपको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका बेसिक बहुत तगड़ा है तो आपको ग्रेजुएट लेवल को पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं। आप स्वयं में इतने क्षमतावान होंगे कि आप क्या करेंगे कि खुद ही उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालने लग जाएंगे। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, द वैल्यू ऑफ मॉड ई की पावर x प्लस i। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे? और पीजीटी परीक्षा 2003 में आया। तो देखिए ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस की भरमार रहती है। हम हमेशा क्या करते हैं, जो हार्ड क्वेश्चन आए हुए रहते हैं ना, हम उसी के पीछे भागते हैं। और होता क्या है कि ना हमसे बेसिक होते हैं ना हार्ड होता है। जो कंपटीशन होता है दोस्तों, खासकर मैथमेटिक्स का, आपको वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं बेसिक वाले। होता है क्या कि हम हार्ड क्वेश्चंस करते हैं, उसमें हम समय बर्बाद कर देते हैं, उसके बाद हमारे जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो छूट जाते हैं और फिर हम सिलेक्शन नहीं ले पाते। यही दोस्तों हमारी कमजोरी है। मैथ्स में आपको एफिशिएंसी के संग संग स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितने ज़्यादा अच्छे बेसिक्स क्वेश्चन कर पाएंगे उतना अच्छा है। हम हार्ड के चक्कर में रह जाते हैं और फिर होता है क्या कि बेसिक क्वेश्चन भी नहीं हो पाते। आप देखना आपके सामने यही जब ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो आप 5 मिनट ले लोगे वहाँ एग्जाम में इसको करते करते। तो सबसे पहले आप इन क्वेश्चन को करने में अपनी टेक्निक को बहुत इंप्रूव करो ना। आप क्यों लगे हुए हो हायर क्वेश्चन में? ज़्यादातर आप ऐसे क्वेश्चन करो जिनको लगता है कि हाँ ये एग्जाम में करने लायक हैं। अब एक क्वेश्चन है, आप अभी घर में करके बैठ रहे हो, आप सपोज करो 4th डिग्री का आप एसिम्पटोट्स निकालो और उसमें माना आपके 4 पन्ने भर गए। ऐसा क्वेश्चन बेकार है ना क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन क्यों अटेम्प्ट करेगा भाई कोई एग्जाम में ना? कोई पागल है इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए? मेरे पास दोस्तों कितने एग्जाम मैंने ऐसे दिए हैं, मुझे पूरा पेपर आता होता था, लेकिन मैं फिर भी जितने मुझे पता है उतने क्वेश्चन ही अटेंड करता था मैं। क्योंकि कारण क्या है, मुझे पता है ना कि यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन अगर मैं करूँगा तो भाई ये तो पूरा समय ले लेगा मेरा, तो मैं ऐसा क्वेश्चन क्यों करूँ? उससे बढ़िया मैं क्या करता था, फिर उन क्वेश्चंस पर मैं टारगेट करता था जो ईजी होते थे और टाइम कम लेते थे। पता चला मैं यहाँ क्वेश्चन किसी मैं सपोज करो मैं 3D का कोई क्वेश्चन करने बैठा, कोन का, या सपोज करो मैं क्या कहते हैं किसी स्पेयर का कोई क्वेश्चन करने बैठा हूँ, मुझे पता है कि बहुत टाइम टेकिंग है और मैं लगा हूँ उसके पीछे बेवकूफ़ों की तरह। तो इससे क्या सिद्ध होने वाला है? इससे कुछ सिद्ध नहीं होने वाला। इससे बस आप एक बेवकूफ़ी कहलाओगे और वहाँ पर वो आप जब वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो होगा क्या कि आपको
कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके, है ना। होगा क्या कि आपका हो सकता है कि आप 10 से 15 मिनट उस क्वेश्चन के पीछे बर्बाद करें और वो क्वेश्चन तो होने से रहा, उसके अलावा जितने उस 10-15 मिनट में आप थोड़ा इजी क्वेश्चन कर लेते वो भी नहीं हो पाते, तो बस हो गया फिर, है ना। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं, ज़्यादा अब आज कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो चलिए देखिए इसको अब कैसे करेंगे भाई, ई की पावर एक्स इंटू क्या कर देंगे भाई, ई की पावर आई वाई। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा भाई ई की पावर मॉड ई की पावर एक्स को, तो भाई मॉड ई की पावर एक्स। अब देखिए मॉड ई की पावर आई वाई कितना होता है, 1 होता है। ठीक, अब ये कैसे होता है, अब आप देख लीजिए भाई, ई की पावर आई वाई को हम क्या लिखेंगे भाई, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। ठीक है, अब कॉस वाई प्लस आई साइन वाई का अगर आप मॉड निकालेंगे तो क्या निकलेगा दोस्तों, अंडर रूट कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये तो आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, तो हमेशा क्या याद करेंगे भाई, ई की पावर आई थीटा का मॉड क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, ई की पावर एक्स हो जाएगा। ठीक, तो मॉडलेस आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, ई की पावर एक्स आ जाएगा। तो वही इसका राइट आंसर है। तो देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, ये आना चाहिए ए वाला। ठीक है, तो ए वाला इसका राइट आंसर है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, द लोकस ऑफ अ पॉइंट z सेटिस्फाइंग रियल पार्ट ऑफ 1/z बराबर k। आपको बताना है जहां पर k इज अ नॉन जीरो रियल नंबर है, आपको बताना है कि इसका लोकस क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे भाई, रियल पार्ट ऑफ 1/z निकालना है। ठीक, अब आपको पता है भाई z बराबर, लेट सपोज करो मैं मान लेता हूँ x प्लस आई वाई। ठीक है, तो आप बताइए कि भाई 1/z क्या हो जाएगा, 1/z हो जाएगा 1/x प्लस आई वाई। ठीक है, अब 1/z तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको क्या करेंगे, प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे निकालेंगे इसको, रेशलाइज करेंगे। तो भाई क्या कर देंगे आप, क्योंकि आपको इसका रियल पार्ट निकालना है, तो आप इसको क्या करेंगे, रेशलाइज कर देंगे, यानी x माइनस आई वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट्स। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई, x माइनस आई वाई अपॉन भाई x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आ गया भाई 1/z। अब आपको क्या निकालना है, रियल पार्ट ऑफ 1/z। रियल पार्ट ऑफ 1/z जो कि आई से फ्री होगा, तो कौन होगा दोस्तों, ये होगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपका निकल गया, रियल पार्ट ऑफ 1/z आपका निकल गया। अब आपको क्या चाहिए, बराबर है k, तो ये बराबर है आपको k दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, x अपॉन k। कोई दिक्कत है, नहीं है। तो यहाँ से हम देखेंगे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन के बराबर 0। ठीक है, अब आप इसको देख के क्या याद आता है दोस्तों, ये आपका क्या है, एक सर्किल है। देखिए सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। ये दोस्तों एक सर्किल की जनरल इक्वेशन है। सबसे पहले सर्किल में यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपका 1 होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोस्तों किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका एक सर्किल को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो लोकस है दोस्तों वो क्या है, सर्किल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादातर एग्जाम में अपीयर होता है। 1 प्लस आई रूट 3 की पावर 10 प्लस 1 माइनस आई रूट 3 की पावर 10 का वैल्यू को आपने निकालना है। इसको आप दोस्तों 3 टेक्निक से कर सकते हैं। एक तो आपकी दोस्तों होती है प्रॉपर जो हम यूज़ करते हैं डे मोवेर टेक्निक, एक होती है येलर टेक्निक, तीसरी होती है आपकी दोस्तों ओमेगा टेक्निक। आप किसी भी टेक्निक से इसको कर सकते हैं। देखिए पहले मैं आपको ओमेगा टेक्निक से बताता हूँ। ओमेगा टेक्निक से आपको पता होगा भाई, ओमेगा की वैल्यू जैसे हमने बताई थी क्या होती है, -1 प्लस आई रूट 3/2 होती है ना। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, -2 ओमेगा अगर मैं कर दूंगा इसको, ये 2 को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा भाई 1 माइनस आई रूट 3। ठीक हो गया, यानी कि मैं 1 माइनस आई रूट 3 की जगह पे क्या रख दूंगा, 2 ओमेगा। इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 माइनस आई रूट 3/2। ठीक है, तो यहाँ से -2 ओमेगा स्क्वायर अगर मैं कर दूंगा तो ये हो जाएगा भाई 1 प्लस आई रूट 3। मुझे तो ये टेक्निक ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप देखिए किस तरह से इसको करेंगे। यहाँ पर से आपने क्या करना है, 1 प्लस आई रूट 3, देखिए 1 प्लस आई रूट 3 की पावर, इसकी पावर 10 है, तो ये हो जाएगा भाई -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 10, और फिर इसकी पावर भी 10 है, तो -2 ओमेगा की पावर 10। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर तक नहीं है। तो भाई -2 की पावर 10, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर की पावर 10 यानी ओमेगा की पावर हो जाएगा 20 प्लस -2 की पावर 10 इंटू ओमेगा की पावर 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए -2 की पावर 10 को मैं कॉमन ले लूँगा। एक्चुअली थोड़ा गलती हो गई, -2 की पावर 10 है। ठीक है, यहाँ पर से ले लेंगे, तो यहाँ से अंदर दोस्तों क्या बच जाएगा, देखिए
ओमेगा की पावर 20, इसको आप किससे डिवाइड करेंगे 3 से, तो एक्चुअली क्या बचेगा रिमाइंडर 2 बचेगा, ठीक है। इसको भी आप किससे डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। नाउ एज वी नो दैट कि भाई ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा -1। तो 2 की पावर 10 क्या होता है 1024, माइनस में चाहे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, माइनस की पावर 10 कर दी तो प्लस हो जाएगा, इनटू कितना हो जाएगा -1, तो दैट इज -1024। तो देखिए किस तरीके से हम चुटकी में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो कितना वाला आंसर आएगा सी वाला आएगा, ठीक है। अब दूसरी टेक्निक जिसको कि हम क्या बोलते हैं येलर टेक्निक, तो येलर टेक्निक में हम क्या करेंगे, देखो 1 + i√3 है, 1 + i√3 है, और यहाँ पर आपका क्या है दोस्तों, ये आपका की पावर 10 है, ठीक है, की पावर 10 है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भाई हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे कि भाई 1 + i√3, इसको मैं अपॉन 2 कर देता हूँ, मल्टीप्लाई में भी 2 कर देता हूँ, बाहर 2 की पावर 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों मैं क्या करूँगा देखिए, या फिर चलो आप एक काम करिए, एज वी नो दैट कि भाई 1 + i√3 है बाई 2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ e की पावर i π/3 लिख सकता हूँ, ठीक है। e की पावर i π/3 का क्या फॉर्मूला होगा बताइए, cos π/3 प्लस i sin π/3, तो 1 + i, तो 1 + i√3 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई ट्वाइस e की पावर i π/3, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ट्वाइस e की पावर i π/3, इसी तरह से 1 - i√3 इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ट्वाइस e की पावर -i π/3 हो जाएगी, ठीक है। अब आपको इसकी पावर 10 और इसकी पावर 10 दोनों की पावर 10 का करना है, तो भाई 2 e की पावर i π/3 की पावर 10 और प्लस 2 e की पावर -i π/3 की पावर 10, ठीक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद क्या हो जाएगा भाई 2 की पावर 10 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई e की पावर 10i π/3 प्लस e की पावर -i 10 π/3। अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों फॉर्मूला, e की पावर i थीटा प्लस e की पावर -i थीटा क्या होता है, ये होता है 2 cos थीटा, होता है ना, ठीक। तो ये हो जाएगा भाई 2 cos 10 π/3, ओके। अब 10 π/3 की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो ये हो जाएगा भाई 2 की पावर 10 इंटू 2, देखिए ये हो जाता है भाई, ये हो जाएगा भाई cos पाई प्लस पाई, सॉरी कितना हो जाएगा भाई 3 पाई प्लस π/3 लिख सकते हैं इसको ऐसा, 3 पाई प्लस π/3। 3 पाई का मतलब कितना होता है दोस्तों, जैसे कि आपने एक चक्कर मारा, ये तो हो गया 2 पाई, फिर ये हो गया 3 पाई, 3 पाई प्लस π/3, मतलब कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा दोस्तों, ये आपका किस में पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो -cos π/3 हो जाएगा, तो भाई ये हो जाएगा भाई -cos π/3 दैट इज -1/2, तो ये कटेगा तो एक्चुअली कितना आ जाएगा -2 की पावर 10 दैट इज अगेन 1024। तो ऐसे करके दोस्तों कर सकते हैं, आपको जो टेक्निक अच्छी लगा, मेरे हिसाब से तो ओमेगा वाली टेक्निक बहुत अच्छी है, इससे बहुत जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन, तो आप इसको जिस टेक्निक से लगे उससे आप कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आप दूसरी टेक्निक फिर डे मोवर टेक्निक है, अब डे मोवर टेक्निक से तो बढ़िया तो यही 2 टेक्निक है, आप इन्हीं 2 का यूज़ करें, आप ओमेगा टेक्निक का ज़्यादा यूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब यहाँ पर ये टेक्निक यहीं पर ही काम करती है जब आपका 1 + i√3 आपको दिखाई दे, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर आपकी कौन सी होती है, येलर टेक्निक यूज़ होती है, येलर टेक्निक सब पर कारगर है, लेकिन अब जो ओमेगा टेक्निक है वो स्पेसिफिक टेक्निक है, यहाँ पर वो काम आएगी। लेकिन अगर सपोज करो इसकी जगह पे 1 + i की पावर 10 होता तब जाके आपकी येलर टेक्निक ही लग पाती, यहाँ पर ओमेगा टेक्निक नहीं लग पाती, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इफ m n p q आर कंजुगेटिव इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ i की पावर n, i की पावर n, i की पावर p, i की पावर q विल बी। देखिए कितना क्वेश्चन सिंपल है और पीजीटी परीक्षा 2004 में आया हुआ है। देखिए ये आपके कंजुगेटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई m अगला क्या होना चाहिए, कंजुगेटिव इंटीजर m + n, इसके बाद क्या होगा m + 2, भाई एक एक का ही तो गैप होता है ना, ठीक, m + 3 ऐसे ही तो होते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर। तो भाई ये m है तो ये क्या होगा n और ये होगा p और ये होगा q, भाई यही तो होना चाहिए। कंसेक्यूटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि दोनों में सब में एक एक का डिफरेंस है, तो n को हमने m + n लिख सकते हैं, तो भाई हो गया ये क्वेश्चन, इसमें है ही क्या आप करने के लिए, ठीक। आपने क्या कर देना है इसमें i की पावर, यहाँ पर आप चलिए एक काम करता हूँ, इसको दूसरी पेन से लिख देते हैं, चलो। तो ये हो जाएगा भाई i की पावर m प्लस i की पावर जो n है उसको क्या लिख लेंगे m + n, प्लस ये हो जाएगा भाई i की पावर m + 2 प्लस i की पावर कितना हो जाएगा भाई m + 3, ठीक है। i की पावर m तो सब में से कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या 1 + i प्लस i² प्लस i³ है ना भाई। i² तो कितना होता है, i² होता है -1 और i³ होता है -i,
तो भाई ये दोनों तो कट गए, तो एक्चुअली कितना आ गया, 0 आ गया, तो 0 इज़ अ राइट आंसर। तो देखिए इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपका है, आपको वैल्यू निकालनी है 1 + i/√2 की पावर 8 प्लस 1 - i/√2 की पावर 8। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये येलर टेक्निक से ही होगा, आपके लिए बहुत अच्छा ये क्वेश्चन भी है और ये बहुत सिंपल है, इसमें तो खैर कुछ है ही नहीं करने के लिए। 1 + i/√2 इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिखते हैं e की पावर i/4, है ना। और इसके बाद 1 - i/√2, 1 - i/√2 इसको क्या लिखते हैं, e की पावर -i/4। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पीजीटी परीक्षा 2009 में आया हुआ, इसको तो हम बिल्कुल चुटकी में कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर i/4 की पावर 8 प्लस e की पावर -i/4 की पावर 8। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा भाई e की पावर 4 दूनी होता है 8, तो ये हो जाएगा भाई 2i/, और प्लस e की पावर -2i/। अब e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर -i थीटा क्या होता है भाई 2 cos थीटा, तो 2 cos 2π हो जाएगा। अब cos 2π तो कितना होता है, आई थिंक 1 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, तो 2 इज़ अ राइट आंसर। तो बी वाला इसका करेक्ट है। तो इस तरह से दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपकी ओमेगा टेक्निक यूज़ नहीं होगी, यहाँ पर आपकी यही येलर टेक्निक बेस्ट है, आप इस टेक्निक का यूज़ करें। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है दोस्तों कि आप जो क्वेश्चन जितना जिस टेक्निक से हो जाए आप उसी टेक्निक से सॉल्व करें। कई बार क्या होता है कि हम एक ही तरह की टेक्निक को कई सारे क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि अगर हम उसको और एक ही क्वेश्चन में हम अलग अलग तरह की टेक्निक को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जो बेस्ट होती है टेक्निक उसका हमें एट ए टाइम यूज़ करना है, और वही दोस्तों क्या होती है, प्रैक्टिस होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और इस तरह के प्रैक्टिस सेट लगातार सॉल्व करते रहिए। आप कॉम्प्लेक्स नंबर में अच्छे हो सकते हैं, आप हो सकता है कि पूरे मैथ्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम की बात अलग होती है। जब एग्ज़ाम में आप बैठते हैं तो आपको समय बहुत कम होता है, और एट ए टाइम आपको जो वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस होती है दोस्तों वही मैटर करती है। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि आपने पिछले 10 साल में क्या किया, पिछले 5 साल में क्या किया, जो आप वहाँ पर परफॉर्मेंस देते हैं वही आपकी मैटर करती है। तो आप उसके परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज़ करना है उसके लिए आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें। कभी भी जो हल्के क्वेश्चन होते हैं, जो मतलब सरल क्वेश्चन है, उनको कभी भी हल्के में ना ले। उनको जब से आप सीरियसली लेने लग जाएंगे ना दोस्तों, उस दिन से आपकी देखना दोस्तों मैथ्स आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। जब तक आप ये हल्के क्वेश्चंस को या सरल क्वेश्चनों को इग्नोर करेंगे तब तक आपकी मैथ्स अच्छी नहीं हो सकती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इफ एक्स एन बराबर है cos π/3 की पावर n प्लस आई साइन π/3 की पावर n, देन द वैल्यू ऑफ आपको निकालनी है अप टू इन्फिनिटी तक। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा है, फिर से येलर टेक्निक अपनाइए। देखिए येलर टेक्निक बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है, इस टेक्निक का आप लगातार यूज़ करें और लगातार इसको अलग अलग क्वेश्चंस पे इम्प्रोवाइज़ करते रहें। जितना ज़्यादा आप इसको सीखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें निकालना है भाई x1 x2 से लेकर x3 से लेकर, सॉरी ये आपका x मतलब इन्फाइनाइट तक जा रहा है, मतलब कहने का मतलब सबको मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। ठीक है, ये x4 मान लीजिए। तो चलिए देखिए xn अगर आप येलर टेक्निक से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, e की पावर i, क्या लिखेंगे, i π/3n, ये तो लिखेंगे। ठीक है, तो e की पावर i π/3n, e की पावर i थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप निकालो। देखिए ये आपका मैं आपसे डायरेक्ट ही करूँगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है भाई, x1 x2 x3, भाई 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 कितना होगा बताइए, ये हो जाएगा भाई e की पावर i π/3। x2 क्या होगा, e की पावर i π/3 स्क्वायर। ठीक है, x3 क्या होगा, e की पावर i π/3 क्यूब एंड सो ऑन। ठीक हो गया, तो यहाँ से आप क्या करिए, दोनों सबका प्रोडक्ट करिए, x1 x2 x3 से लेके आपने प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट करिए, क्या हो जाएगा भाई, e की पावर i π/3 इंटू e की पावर i π/3 का स्क्वायर इंटू e की पावर i π/3 क्यूब सो ऑन। तो यहाँ से क्या होता है भाई, अब पावर एक्सपोनेंट लॉ सभी ने पढ़े हैं, a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है, ऐड हो जाते हैं, तो ऐड हो कर दीजिए भैया, e की पावर i π/3 प्लस i π/3 स्क्वायर प्लस i π/3 क्यूब। ठीक हो गया, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से भाई e की पावर सॉरी i बाई 3, चलो i π/3 पूरा कॉमन ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 + 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर से लेके कहाँ तक जा रहा है भाई, इन्फिनिट तक। अभी आपके सामने क्या है, जीपी है, इसमें कॉमन रेशियो कितना है, 1/3। ठीक है, यानी कि इसका जो मॉडुलस ऑफ आर है, कॉमन रेशियो है, वो आपका -1 से लेके 1 के बीच में है।
ठीक है ना, यानी कि उसकी वैल्यू आपकी क्या है, -1 से लेके 1 के बीच में। जब -1 से लेके 1 के बीच में होता है तो ये क्या है, इन्फाइनाइट जीपी का सम कितना हो जाता है भाई, a/1 - r। तो ये हो जाएगा भाई 1/1 - 1/3। यही तो होता है इन्फाइनाइट जीपी का सम, है ना। तो यहाँ से ई की पावर, वैसे मैं EXP भी लिख सकता हूँ। EXP का मतलब ये है कि सब इसके अंदर चल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा I π/3 इंटू, यहाँ से देखो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे हो गया, ठीक। तो ये हो गया भाई 3 से 3 कटा, तो ये बचा भाई I π/2 ई की पावर I π/2, यानी कि cos π/2 प्लस I sin π/2। cos π/2 तो 0 हो जाता है, sin π/2 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी I। तो I इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ से बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आया समझ में। तो इस तरीके से दोस्तों हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यही है कि आपको जितना उस समय पर दिमाग चल जाए उतना ही ईजी है। वहाँ पर दिमाग काम ना करे तो अपने आप ये टफ हो जाएगा। तो इसके लिए करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, और आई होप कि आपको ये अच्छे लगे होंगे। और मेहनत दोस्तों उसी हिसाब से करिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ज़्यादातर जो अपना बेस है उसको अच्छा करें। जितना आपका बेस अच्छा होगा उतना ही आपकी दोस्तों मीनार अच्छी बनेगी, आपका लेवल मैथमेटिक्स में उतना ही हाई होता चला जाएगा। बेसिक को अच्छा करें, जितना हो सके जो बेसिक बुक्स हैं, इवन अगर आपको मदद मिले तो आप 10th की बुक्स भी पढ़िए। 10th की बुक्स भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं, वहाँ से अपनी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, है ना। कई बार हम क्या करते थे, ग्रेजुएट टॉपिक को पढ़ने के लिए भी हम इंटर की बुक्स का उपयोग करते थे। जब मैं स्टार्टिंग में गया था दोस्तों, मेरी मॉडर्न अलजेब्रा उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। जब कॉलेज का लेवल की बात मैं बताता हूँ आपको, तो मैंने क्या किया, मैंने कॉलेज लेवल की बुक से नहीं पढ़ा। मैंने सबसे पहले अपनी उस समय की 11th-12th की उस समय पर तो दोस्तों जो पुराने टाइम पे जो ओल्ड जो बुक्स आती थी वो 7 बुक्स चलती थी हमारी मैथ्स की, तो मैंने पहले उन बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा। उससे मेरी अलजेब्रा इतनी अच्छी और स्ट्रॉन्ग हो गई, तो देन मुझे इंटरेस्ट जा गया। वरना मेरे को तो शुरुआत में समझ ही नहीं आता था कि मॉडर्न अलजेब्रा में हो क्या रहा है। तो कारण यही है दोस्तों कि मैंने क्या किया, अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग किया। जब तक मेरा ऊपरी ज्ञान अच्छा था, आई वॉज वेरी गुड इन कॉलेज मैथमेटिक्स, लेकिन क्या था कि मेरी बेसिक अच्छी नहीं थी। तो बेसिक अच्छी नहीं थी तो मेरी परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ रही थी। ऊपरी ज्ञान तो अच्छा था कि हाँ भाई इसका ये होता है, इसका वो होता है, एसिम्प्टोट्स का फॉर्मूला ये होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है, लेकिन क्यों होता है कुछ पता नहीं था। तो इससे बढ़िया ऐसा है कि आप अपने बेसिक को अच्छा करिए। वहाँ से आपको दोस्तों क्या हो जाएगा कि ये फॉर्मूले कैसे बने, क्यों बने, किस लिए बने, ये आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। आपने देखा होगा, आप में से कई लोग मेरी इस बात से एग्री भी करते होंगे कि कई आपने देखा होगा टीचर्स क्या करते हैं, ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ाते हैं, लेकिन ग्रेजुएट लेवल पे वो पढ़ा पाते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो बेसिक होता है स्ट्रांग नहीं होता है। 11th-12th उनका स्ट्रांग नहीं होता है। मेरे संग भी ऐसी था, मैं भी एक समय पर दोस्तों ग्रेजुएट लेवल तक पढ़ाता था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता था कि भाई मेरा 11th-12th उतना स्ट्रांग नहीं था, उसके कारण मैं कहीं ना कहीं लैक कर रहा था। लेकिन फिर मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने 11th-12th पर पढ़ना स्टार्ट किया, अपने आप को ज़्यादातर उस पर समय दिया। लेकिन जब से मेरा 11th-12th दोस्तों स्ट्रांग हो गया, तो मेरी अपने आप ही कई चीज़ें स्ट्रांग हो गई। तब मुझे लगा कि हाँ, ग्रेजुएट लेवल पे तो बस चीज़ें फैक्चुअली याद करनी होती है, एनालिटिकल अगर नॉलेज चाहिए तो उसके लिए आपको 11th-12th पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और 11th-12th का जो दोस्तों मैटर है वो बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। तो जितना ज़्यादा आप उसको पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप समझ नहीं सकते, आप सोच ही नहीं सकते कि आपका जितना जो सिलेबस दे रखा ना दोस्तों आयोग ने LT के लिए या UPT GT PGT के लिए, सारा आपकी 11th-12th की बुक से कवर हो सकता है अगर आप ढंग से अगर अपनी बुक्स को पढ़ें। और खासकर जो 11th-12th की जो बुक्स थी, जो कि आज से पहले चलती थी, जब 7 बुक्स हुआ करती थी, आप उनके क्वेश्चंस को करके देख लीजिए, आपके पूरे क्वेश्चन, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे उनसे। कुछ एक आध क्वेश्चन हो सकते हैं, तो कुछ छोड़ने भी तो होते हैं, वहाँ सारे के सारे क्वेश्चन थोड़ी करने होते हैं। 100 में से 100 थोड़ी लाने हैं वहाँ तो भैया आप 100 में से 60 भी ले आओ तो भी सिलेक्शन है, 60 ले आओ बाकी 40 छोड़ो, तो 40 ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ने हैं वहाँ। तो ये दोस्तों स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए, कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं। किसको छोड़ना है वो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। क्वेश्चन अटेंड किसको करना है वो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, आज बहुत हो गया, आज बहुत प्रवचन भी हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। और प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करिए और तभी जाके आगे बढ़िए। हायर का मत सोचिए, ना ही दूसरों की ओर को देखिए, अपनी स्टडी पर फोकस करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।